हेलो डियर फ्रेंड, समीर आर्या जीएस में आपका वेलकम है। आज से हम साइंस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। साइंस की इसलिए क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और कुछ आई हुई हैं और उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और साइंस के इस वेटेज को देखते हुए हम लोग साइंस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह होगी कि यह जो फिक्स टाइम है 3 या 4 महीने, उसके अंदर हम लोग पूरे साइंस को समाप्त करेंगे। और जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू है, उस सबको हम सॉल्व करेंगे ताकि तैयारी अच्छे से हो सके। और जो ये हमारी सीरीज है, इसमें सबसे पहले हम बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में ब्लड वेजल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड का परिसंचरण होना या ब्लड का फ्लो करना परिसंचरण कहलाता है। अब सवाल यह उठता है कि पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो कराना ही क्यों है, या ब्लड को सर्कुलेट कराना ही क्या आखिर जरूरत पड़ी? तो डियर फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह 37 ट्रिलियन, लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। और हमें ब्लड इन्हीं कोशिकाओं के पास पहुंचाना होता है। अब ब्लड इन कोशिकाओं के पास क्यों पहुंचाना होता है? क्योंकि इन जो 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं को, इन सभी सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ग्लूकोज की जरूरत होती है। और हमारे सेल्स जो हैं प्रॉपरली कार्य कर सके, इसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये मिनरल्स हैं, जो ये ग्लूकोज हैं, या एनर्जी बनाने के लिए सहायक जो गैस ऑक्सीजन है, ये इन कोशिकाओं तक पहुंचेगा कैसे? तो ये सारी चीजें इन्हीं ब्लड के माध्यम से, इसी ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ पहुंचता है? हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ब्लड का पहला काम क्या हो गया? हमारे शरीर के प्रत्येक आर्गन के प्रत्येक सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाना। उसके बाद क्या होता है? जब न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो हमारे ब्लड में हमारे कोशिकाओं में क्या होता है? एनर्जी बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है। और जब एनर्जी बनता है तो एनर्जी बनाने के इस प्रोसेस में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और हमारे 38 एटीपी एनर्जी ही बनती है और पानी का भी निर्माण होता है, H2O यानी वाटर का। तो ये जो वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट सब्सटेंस के रूप में जो CO2 बन रहा है, ये CO2 इसी ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ आएगा? हमारे फेफड़े के पास आएगा। और फेफड़ा हमारा क्या करेगा? हमारा लंग्स क्या करेगा? इस CO2 को हमारे ब्लड से निकाल के बाहर फेंक देगा। उसके बाद हमारे शरीर में तमाम प्रकार के अन्य नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसी ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ आते हैं? हमारी किडनी तक आते हैं, हमारे गुर्दा तक आते हैं। और हमारा किडनी इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को पकड़ लेता है और क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर फेंक देता है। यानी गैसों का जो एक्सचेंज है, जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है, ऑक्सीजन का परिवहन करना और उसको परिवहन करके हमारी कोशिकाओं तक ले जाना। और जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हैं, जैसे CO2 और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसको ब्लड में मिक्स करके शरीर से बाहर करना, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड के माध्यम से किया जा रहा है। उसके अलावा आप लोग ये देखे होंगे कि हेल्दी मनुष्य जो होता है, जो हेल्दी मानव होता है, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो हर मौसम में क्या होता है? समान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। आखिर क्यों? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, एक हेल्दी मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, हमारा रक्त। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने वाली ग्लैंड है। तो उस ग्लैंड से जब हार्मोन्स रिलीज होता है तो अपने टारगेट पॉइंट तक ये हार्मोन्स कैसे पहुंचता है? तो इसी ब्लड में मिक्स होकर के हार्मोन्स अपनी ग्लैंड से, जब अपनी ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ पहुंचते हैं? अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो एक सबसे बड़ी ग्लैंड है, क्या हार्मोन्स के लिए जो सबसे मतलब फेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है, लेकिन उनमें से एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं।
ऑक्सीटोसिन वैसे बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जब हार्मोन्स रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, तो ब्लड में मिक्स होकर कहाँ जाता है? इसका सबसे ज्यादा काम पड़ता है प्रेग्नेंट लेडी के क्या कहते हैं, डिलीवरी के समय। तो ये हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होकर कहाँ जाता है? यूट्रस में, यानी गर्भाशय में जाता है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? यूट्रस को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। जब क्या कहते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बच्चा जो होता है, जो शिशु होता है, आगे की तरफ क्या करते हैं, आगे की तरफ उस पर एक प्रेशर लगता है और बच्चा आसानी से निकल जाता है। यानी यह डिलीवरी क्या करता है? नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। सोचिए वो हार्मोन्स बन कहाँ रहा है? हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी में, और पहुंच कहाँ रहा है? एक प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में। तो कैसे पहुंच रहा है? ब्लड में मिक्स होकर के। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है जो बनते कहीं और है, किसी और ग्लैंड्स में, लेकिन उनका जो टारगेट पॉइंट है वो कहीं और है। वो ब्लड के माध्यम से मिक्स होकर के उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं, तो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ब्लड के द्वारा किया जाता है। पोषक तत्वों, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जो आपको हम बताए हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। उन्हें आपको ये भी बताया कि बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। उसके बाद ब्लड कैरीज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स एक तरह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट करता है। हमारे शरीर में जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी खतरनाक मतलब चीजें होती हैं, उनसे लड़ने का काम करता है, उनको नष्ट करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये व्हाइट ब्लड जो सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये भी किसमें मिक्स होकर फ्लो करती हैं? हमारे बॉडी के प्रत्येक आर्गन तक पहुंचती हैं, ब्लड में मिक्स होकर के। तो ये जो ब्लड है हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और इसके इतने सारे काम हैं। तो इस ब्लड को सर्कुलेट कौन करा रहा है? तो इस ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सभी ऑर्गन्स जो ब्लड को सर्कुलेट कराने में क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व हैं। तो उन सभी अंगों के समूह को द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आर नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सभी अंग जो ब्लड को सर्कुलेट कराने में क्या है? इन्वॉल्व हैं, उन सभी अंगों के समूह को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आपको हमारी ये बातें समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अंग हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। हमारे इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारा माउथ आता है, हमारे टीथ आते हैं, हमारा फेरिंग्स आता है, हमारा फूड पाइप इसोफेगस आता है, हमारा जो है स्टमक आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने वाले कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जैसे पैनक्रियाज। और बाइल जूस का सेक्रेशन करने वाला क्या आता है? हमारा लीवर। तो हमारा लीवर भी और क्या कहते हैं, हमारा पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इन सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी प्रकार से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंतर्गत भी कुछ ऑर्गन आते हैं। जैसे ब्लड, सबसे पहले तो हमारा ऑर्गन हो जाएगा ब्लड, जो पूरे शरीर में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और इस ब्लड को फ्लो कराने के लिए ऐसा नहीं कि जो हमारा ब्लड है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत काम कर रहा है। यह हमारा ब्लड जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत फ्लो करता है, यानी यह रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेजल्स में बहता है, खुले में नहीं बहता, ब्लड वेजल्स में। तो इस रक्त को प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व हैं, उन ब्लड वेजल्स को भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत रखा गया है। पहला ब्लड हो गया, दूसरा हमारे ब्लड वेजल्स हो गए, और तीसरा क्या हो गया? हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन है, उसका नाम क्या है? हार्ट। तो हार्ट भी क्या हो गया? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गया। तो हार्ट, ब्लड और सभी ब्लड वेजल्स को मिलाकर किसका निर्माण होता है? हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले हम हार्ट को देखते हैं, आखिर हार्ट है क्या? और हार्ट को देखें उससे पहले जान लेते हैं कि हार्ट का स्टडी क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ हार्ट।
द स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन में भी बहुत सारी बीमारियां होती होंगी। तो हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, उसका इलाज करने वाला जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। और हमारा सेकंड पॉइंट है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। अब हार्ट को पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्ट ही वो ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में फ्लो करने लगता है, ब्लड वेजल्स के माध्यम से। इसीलिए हार्ट को क्या कहा जाता है? एक पंपिंग ऑर्गन। अगला पॉइंट क्या है? हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है? कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट क्या है? हार्ट भी है। ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम, हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम, प्रत्येक ऑर्गन के प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का काम या सर्कुलेट कराने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो हार्ट क्या हो गया हमारा? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गया। हमारा फोर्थ पॉइंट है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट को क्या कहते हैं? एक मस्कुलर ऑर्गन, यानी एक पेशी अंग है। पेशी अंग बोले तो हमारा हार्ट जो है केवल मांसपेशियों से बना है, केवल मसल से बना है। इसमें कोई बोन्स नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग अलग अलग मांसपेशियों से बना है। उसी तरह जो हमारा हार्ट है, जिस मांसपेशी से बना है, जिस मसल से बना है, उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। पहली बात, हमारा हार्ट एक क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी तरह से मसल से बना है, इसमें बोन्स नहीं पाए जाते। और दूसरी बात, जिस मसल से बना है, उस मसल्स का नाम क्या है? कार्डियक मसल। तो हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना है। छठा पॉइंट, हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यानी गर्भाशय में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो यूट्रस में रहने के दौरान जो एम्ब्रियो होता है या फिर जो फीटस होता है, उस फीटस के शरीर में बनने वाला जो पहला ऑर्गन होता है, वह हार्ट होता है। यानी हमारे पूरे शरीर में जब सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन कौन-सा है? हार्ट है। हार्ट उस समय से लेकर के कब तक? मृत्यु पर्यंत, यानी मरने तक हार्ट लगातार काम करता रहता है बिना थके। हमारे बाकी अन्य ऑर्गन हैं जो थक जाते हैं कभी-कभार। जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लें या ज़्यादा दौड़ लें, तो हमारे पैरों में थकान आ जाती है, दर्द करने लगता है। हम हाथ से कुछ ज़्यादा काम कर लें, तो हमारा हाथ दर्द करने लगता है। ज़्यादा बोल लें, तो हमारा मुँह दर्द करने लगता है, लेकिन हमारा हार्ट कभी दर्द नहीं करता। वो अलग बात है, किसी रेयर केस में दर्द करने लगता है। जब हार्ट में दर्द होता है, तो हार्ट के दर्द को एक नाम दिया गया है, एंजाइना। हार्ट के दर्द को क्या नाम दिया गया है? एंजाइना। लेकिन एक हेल्दी मनुष्य का हार्ट कभी दर्द नहीं करता। अब ऐसा क्या है कि हमारे बाकी ऑर्गन जो हैं वो दर्द करते हैं काम करने पे, एक्सरसाइज़ करने पर, बाकी हार्ट में दर्द नहीं होता है। इसका रीज़न होता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, हम आगे आप लोग पढ़ाएँगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि एक एरोबिक श्वसन होता है, एक एनारोबिक श्वसन होता है। यानी ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, एरोबिक श्वसन। एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, उसको एनारोबिक श्वसन कहते हैं। तो हमारे बाकी जो ऑर्गन हैं, उसमें कभी-कभार जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो एनारोबिक श्वसन होने लगता है। और जब एनारोबिक श्वसन होता है, तो हमारे बॉडी में क्या बनता है? मसल्स में क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड। और यही यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में या हमारे किसी भी ऑर्गन में दर्द का क्या बनता है? कारण बनता है। और हार्ट के मामले में ख़ास बात यह है कि हार्ट में कभी भी एनारोबिक श्वसन, अनाक्षी श्वसन होता ही नहीं। जब अनाक्षी श्वसन होता ही नहीं है, तो हमारे हार्ट में क्या नहीं बनता? क्या नहीं बनता? क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड नहीं बनता।
जब लैक्टिक एसिड नहीं बनता तो हमारा हार्ट कभी दर्द नहीं करता, कभी थकता नहीं है। ठीक? हार्ट का जो साइज़ है, हार्ट का साइज़ एक बंद मुट्ठी की तरह, ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बंद मुट्ठी की तरह होता है, लेकिन कुछ मिलता-जुलता ऐसा ही होता है बंद मुट्ठी की तरह, एक क्लोज़्ड फिस्ट की तरह। तो हार्ट का आकार कैसा होता है? क्लोज़्ड फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, अब हम आगे देखते हैं। हार्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन, जो हमारा हार्ट है, उसके चारों तरफ एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जैसे मान लो अगर ये हमारा हार्ट है, जैसे ये मान लो हमारा हार्ट है, अगर ये हमारा हार्ट है, तो इस हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन ये हो गया और एक मेम्ब्रेन ये हो गया। ये हो गया हमारा हार्ट और हार्ट का जो ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है? हार्ट के इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम, उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब जो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इन दोनों लेयर मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा है? एक लिक्विड भरा है। इस लिक्विड का नाम है, इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल। इस लिक्विड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल। अच्छा, ये हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर, ये किस लिए होता है? ये हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। जो हमारा हार्ट है, उसके बाह्य चोट से बचाने के लिए। जैसे कभी सीने पे जोर से चोट लगे, तो उसका आघात, उसका प्रभाव हमारे हार्ट तक ना पहुँचे, इसलिए क्या होता है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है हमारे हार्ट की सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें जो लिक्विड भरा है, जो फ्लूइड भरा है, इसका क्या काम है? इसका भी काम हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देना है। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम है हमारे हार्ट का नरिशमेंट करना, हमारे हार्ट को पोषण देना। यानी इस लिक्विड का जो काम है, क्या करना? हमारे हार्ट को नरिश करना, पोषण देना। ठीक? तो जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उसका काम प्रोटेक्शन देना और जो ये लिक्विड है उसका भी काम प्रोटेक्शन देना और क्या काम है? हमारे हार्ट को नरिश देना, पोषण देना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया, क्या नाम है? पेरिकार्डियम। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे और जो मेम्ब्रेन दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देते हैं। ये जो प्लूरा है, ये प्लूरा कहाँ पाया जाता? हमारे लंग्स के हमारे लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसका क्या नाम है? प्लूरा। ये क्या है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहाँ पाया जाता है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में।
एब्डोमिनल कैविटी यानी जैसे पेट उठ हो गया, ठीक है? या पेट के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन्स के चारों तरफ या पेट में जो लेयर पाया जाता है, उस लेयर का क्या नाम है? पेरिटोनियम, ठीक है? पेरिकार्डियम को हमने देखा ही, ये हमारे हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है। निचला क्या है? सबसे लास्ट वाला डी, मेनिंजिस। मेनिंजिस 3 मेम्ब्रेन का समूह है और ये तीनों मेम्ब्रेन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में। सपोज़ दैट मान लो ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। तो इस ब्रेन के चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन का लेयर होता है। ठीक? हमारे ब्रेन के चारों तरफ ऊपर 3 लेयर मेम्ब्रेन होता है। जो सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, इसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्या नाम है? ड्यूरा मैटर। इसके नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर। और जो सबसे नीचे वाला मेम्ब्रेन है, इसका क्या नाम है? पिया मैटर। यानी जो हमारा ब्रेन है, वो 3 मेम्ब्रेन के नीचे है और इसी तीनों मेम्ब्रेन के इस समूह को क्या कहा जाता है? मेनिंजिस। क्या कहा जाता है? मेनिंजिस कहा जाता है। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट। एक एडल्ट इंसान के हार्ट का वेट, एवरेज औसतन वेट, वजन कितना होता है? तो औसतन वजन जो होता है वो 300 ग्राम होता है। अब हम इसको कैरेक्टराइज कर देते हैं कि यानी एक एडल्ट मेल का कितना होगा, एक एडल्ट फीमेल का कितना होगा और जो अभी हाल ही में बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट यानी शिशु का कितना होगा। अगर हम एक एडल्ट मेल की बात करें, तो इसके हार्ट का वेट 300 से 350 ग्राम होता है, एक एडल्ट मेल का के हार्ट का वेट। यदि हम एक एडल्ट फीमेल की बात करें, तो इसके हार्ट का वेट कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। और एक यदि हम एक शिशु की बात करें, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, यानी एक इन्फेंट, तो इसके हार्ट का वेट कितना होता है? इसके हार्ट का वेट जो होता है, वो 20 से 25 ग्राम होता है। यानी एडल्ट मेल का 300 से 350 ग्राम, एडल्ट फीमेल का 250 से 300 ग्राम और एक इन्फेंट का 20 से 25 ग्राम, इतना होता है इन सभी के हार्ट का वेट। लोकेशन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ स्थित है? तो हमारा जो हार्ट है, हमारे दोनों लंग्स, जो दोनों फेफड़े हैं, उसके बीच में स्थित है। जैसे हमारा अगर ये फेफड़ा है,
ये क्या है हमारा? हमारा लंग्स है, ठीक है? ए लेफ्ट वाला है, ए राइट वाला है। अब इस चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला लंग है, वो अंदर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। देखिए, ये लेफ्ट वाला जो लंग है, वो राइट वाले की अपेक्षा थोड़ा छोटा भी है। छोटा क्यों है? क्योंकि ये अंदर की तरफ धँस गया है, ठीक? तो इसको क्या कहते हैं? इस धँसे हुए पार्ट को कहते हैं कार्डियक नोच। क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। अब जो हमारा हार्ट होता है, वह दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा झुका हुआ, किसके तरफ? लेफ्ट लंग्स की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे हमारा ये हार्ट दोनों के बीच में है, लेकिन इसका झुकाव किधर है? इसका झुकाव इस कार्डियक नोच की तरफ है, लेफ्ट लंग की तरफ है। अब इधर झुकने की वजह से हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है, क्या हो गया है? इसमें गड्ढा बन गया है और वो राइट की अपेक्षा क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो हमारा हार्ट कहाँ स्थित है? तो हमारा हार्ट स्थित है कार्डियक नोच में। एक कार्डियक नोच कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट लंग में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे लंग्स के हिसाब से हमारा हार्ट कहाँ है। अब हम देख लेते हैं अपनी पसलियों के हिसाब से, जो हमारा रिब्स है, जो रिब्स का एक पिछला एक केज है, इसके हिसाब से हमारा जो हार्ट है वो कहाँ होता है। ये देखो, ये क्या है? हम सब जानते हैं कि जो हमारा चेस्ट है, इस चेस्ट के नीचे क्या है? हमारी पसलियां हैं। कितनी पसलियां हैं? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी रिब्स हैं। 12 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसी तरह इधर भी 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक? हमारी पसलियों में, हमारे रिब्स में 12 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं। 12 जोड़ी नहीं, 24। 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड। ये जो बीच वाली ये जो बीच वाली हड्डी है, जिससे हमारी सभी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जब हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें इसको अच्छे से देखेंगे। इस बीच वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टर्नम। क्या कहा जाता है? स्टर्नम। जैसे हमारा ये पहली हड्डी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई। तो जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, इस दूसरी पसली से लेकर के इस 5वीं पसली के बीच में स्थित होता है 4 चेंबर वाला हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है, इस लेफ्ट साइड, लेफ्ट पसली की तरफ दूसरी हड्डी से लेकर के 5वीं हड्डी के नीचे, बीच में नहीं, नीचे जो हमारा हार्ट होता है, इन पसलियों के नीचे स्थित होता है। तो दूसरी हड्डी से लेकर के 5वीं हड्डी के बीच में स्थित होता है। तो हमने लंग्स के हिसाब से देख लिया कि यह कार्डियक नोच में होता है। पसलियों के हिसाब से देख लिया कि हमारा हार्ट पसलियों के जो जो बाएं साइड वाली पसलियां हैं, उन पसलियों के दूसरी हड्डी से लेकर के 5वीं हड्डी के बीच में हमारा हार्ट उपस्थित होता है, उसके नीचे। एक क्वेश्चन है, कार्डियक नोच इज फाउंड इन। कार्डियक नोच, नाम में कार्डियक जुड़ा है, तो बहुत से लोग सोचेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कार्डियक मीन्स हार्ट, तो लोग सोचेंगे कार्डियक नोच कहाँ पाया जाता होगा? हार्ट में पाया जाता होगा। लेकिन पिछले स्लाइड में हमने बताया कि कार्डियक नोच कहाँ पाया जाता है? हमारे फेफड़े में पाया जाता है। किस फेफड़े में? बाएं फेफड़े में। और उसी कार्डियक नोच में हमारा हार्ट स्थित होता है। तो कार्डियक नोच कहाँ पाया जाता है?
हमारे फेफड़े में, और किस वाले में? लेफ्ट वाले में। ठीक। द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र के अंग। हर ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे अंग होते हैं, हमने शुरू में ही बताया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारा माउथ आता है, हमारा टीथ आता है, हमारा इसोफेगस आता है, हमारा फेरिंग्स आता है, हमारा स्टमक आता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेशन को कंप्लीट करने वाले कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करने वाले कुछ ग्लैंड्स, जैसे पैनक्रियाज और लीवर। लीवर बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। उसी तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आर्गन के अंतर्गत सबसे पहला आर्गन हो जाता है ब्लड। दूसरा हो जाता है उस नलिकाओं में जिसमें बहता है, यानी ब्लड वेजल्स। और ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट। यानी मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारे 3 आर्गन आते हैं। पहला हो जाता है हमारा ब्लड, यानी रक्त। दूसरा हो जाता है हमारा ब्लड वेजल्स। रक्त वाहिकाएं। और तीसरा हो जाता है हमारा हार्ट। इस चैप्टर में हम लोग ब्लड वेजल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड का जो ब्लड है, इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले, ये जो ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल्स होता क्या है, रक्त वाहिकाएं होती क्या हैं। तो ब्लड वेजल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेजल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी जो ब्लड वेजल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो ट्यूब लाइक, पतले पतले ट्यूब लाइक क्या है, एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जो पूरे शरीर में ब्लड को क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। कुछ ब्लड वेजल्स ऐसे हैं जो ब्लड को हमारे हार्ट से पूरे शरीर में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ऐसे ब्लड वेजल्स को आर्टरी कहा जाता है। यानी जो हमारे हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो कराए, ऐसे ब्लड वेजल्स को, ऐसी रक्तवाहिकाओं को आर्टरी यानी धमनी कहा जाता है। और दूसरा होता है क्या, वेन्स, क्या कहते हैं, शिराएं। वेन्स वो ब्लड वेजल्स होती हैं, शिराएं वो ब्लड वेजल्स होती हैं, वो रक्तवाहिकाएं होती हैं जो हमारे पूरे शरीर से फ्रॉम द थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ब्लड को कहाँ लाती हैं, हमारे हार्ट में वापस लाती हैं। पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती हैं और कहाँ लाती हैं, हमारे हार्ट में। ऐसी रक्तवाहिकाओं को शिरा कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और तीसरा कैपिलरीज, केशिकाएं। ऐसी ब्लड वेजल्स, जो ऐसी रक्तवाहिकाएं जो हमारे आर्टरी और वेन्स यानी शिरा और धमनी को क्या करती हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो ब्लड वेजल्स आर्टरी यानी धमनी, वेन्स यानी शिरा को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, उनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। धमनियां, धमनियां क्या है, आर्टरी क्या है, ब्लड वेजल्स that carry blood from heart to the body। ऐसी ब्लड वेजल्स जो ब्लड को हमारे हार्ट से कहाँ ले जाती हैं, बॉडी तक ले जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। अभी इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग ये डिफरेंशिएट करेंगे कि वेन्स और आर्टरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि आर्टरी वे होती हैं जो ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती हैं, हमारे थ्रू आउट द बॉडी ले जाती हैं। अगला क्या है, वेन्स। वेन्स आर द blood vessels
that carry blood to the heart veins क्या है? शिराएं क्या हैं? veins are the blood vessels that carry blood to the heart. ऐसी रक्तवाहिकाएं जो ब्लड को कहाँ लाती हैं? हमारे हार्ट तक लाती हैं। उसको क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कैपिलरीज। देखिए, जब हमारे हार्ट से हमारा आर्टरी निकलता है, महाधमनी, आयोर्टा निकलता है, तो ऐसा नहीं कि एक ही महाधमनी हमारे पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड को सप्लाई करता है। ब्लड से हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है हमारे शरीर के अंगों तक, वो शुद्ध ब्लड जाता है, ऑक्सीजन मिक्स रहता है। अब एक ही आर्टरी पूरे शरीर में ब्लड को नहीं फ्लो कराती है। ये जो आर्टरी है आगे जाके छोटे-छोटे अन्य आर्टरी में बढ़ती है। फिर वो आर्टरी आगे जाके और छोटे-छोटे आर्टरी में बढ़ती है, जिनको आर्टरियोल्स कहते हैं। उसी तरह जो शिरा होती है, जो हमारे हार्ट को एक शिरा लाती है, जो ब्लड को हमारे हार्ट तक लाती है, उस शिरा को महाशिरा कहते हैं, वेना कावा। लेकिन ऐसा नहीं कि वेना कावा ही हमारे पूरे आर्गन से ब्लड को इकट्ठा करती है, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पूरे शरीर से वहीं इकट्ठा करती है और लाकर हार्ट को दे देती है। ऐसा नहीं होता है। छोटी-छोटी ब्लड वेजल, छोटी-छोटी जो वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, वो आकर कहाँ मिलती हैं? सबसे बड़ी शिरा वेना कावा, महाशिरा में मिलती है। फिर वो महाशिरा क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? हमारे हार्ट को लाता है। अब सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी जो आर्टरी है, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जान लें कि ये ब्लड किसके पास जा रहा है? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो जा किसके पास रहा है? ये जा रहा है हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उसके पास। और ये सेल्स होता कितना बड़ा है? सेल्स माइक्रोमीटर में होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने नेकेड आई से, नंगे आंख से देख भी नहीं सकते। सोचो, जिनका आकार इतना छोटा है, क्या उनको इतनी मोटी-मोटी आर्टरी और इतनी मोटी-मोटी वेन्स ब्लड का सप्लाई कर सकती है? एक उदाहरण समझो। जैसे हमें पानी पीना है, तो हम कैसे पानी पिएंगे? किसी गिलास में पिएंगे या अधिक से अधिक किसी जग से पिएंगे। अगर कोई 1000 लीटर का ड्रम ला दे और कहे इसको उठाकर पानी पी लो, तो क्या पिएंगे? नहीं पी पाएंगे। उसी तरह हमारी इन छोटी-छोटी कोशिकाओं तक ब्लड को ले जाने का काम बहुत छोटी-छोटी क्या करती हैं? केशिकाएं करती हैं। उन्हीं केशिकाओं को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। जैसे देखो हमारा एक आर्टरी है, ठीक? क्या है? आर्टरी है। ये आर्टरी आगे जाकर और छोटी-छोटी, पतली-पतली आर्टरी में बढ़ जाएगा। इन पतली-पतली आर्टरीज को क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स कहते हैं। देखो यहाँ आर्टरियोल लिखा है, क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स। जब ये आर्टरियोल्स हमारे शरीर के किसी टिश्यू में, किसी ऊतक में प्रवेश करते हैं, तो ये आर्टरी क्या हो जाते हैं? और पतले-पतले नलिकाओं में बढ़ जाते हैं। इन्हीं पतले-पतले नलिकाओं को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक? क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। इनका पतली-पतली नलिकाओं में बँटना ज़रूरी है, क्योंकि इन पतली-पतली कैपिलरीज हैं, इनका डायामीटर कितना है? लगभग कोशिकाओं के बराबर, सेल्स के बराबर है। तो सेल्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स या ग्लूकोज ये पतली-पतली रक्तवाहिकाएँ ही दे सकती हैं, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। तो ये हमारे आर्टरी से निकला ये आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल ऊतक के अंदर जाने के बाद और पतले-पतले भाग में बँट गया, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज ऑक्सीजन वाला खून हमारे बॉडी के प्रत्येक हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या पहुँचाते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जब ऑक्सीजन इन कोशिकाओं तक पहुँच जाता है और ग्लूकोज पहुँच जाता है, तो ये कोशिकाएँ क्या करती हैं? ऊर्जा का निर्माण करती हैं और CO2 बनाती हैं। फिर ये CO2 क्या करता है? इन पतली-पतली कैपिलरीज में क्या होता है?
मिक्स हो जाता है। इन पतली पतली कैपिलरीज में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इन पतली पतली कैपिलरीज में जो ब्लड बह रहा है, इस देखो इधर वाले ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन इधर वाले ब्लड में क्या हो गया, CO2 मिक्स हो गया। अब ये पतली पतली कैपिलरीज आगे जाकर के जैसे ही ऊतक से बाहर निकलेंगी, ये अपने से कुछ मोटी और कुछ बड़ी नलिकाओं में, ब्लड वेजल्स में बदल जाएंगे। उनको क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल का मतलब होता है सिरका। ये क्या कहेगा, सिरका। ये सिरका आगे जाकर के किसमें मिल जाएंगी, किसमें चेंज हो जाएंगी, शिरा में, वेन्स में। फिर शरीर के पूरे शरीर से वेन्स एक जगह इकट्ठा होंगी और किसमें मिलेंगी, वेना कावा में, महाशिरा में। फिर वो महाशिरा उस गंदे ब्लड को हमारे हार्ट में ले जाएगा। ठीक, तो ये जो कैपिलरीज है वास्तव में यही हमारे आर्टरी और हमारे वेन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक, और जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, गैस का, गैस यानी O2 और CO2 का, एक किसके माध्यम से हो रहा है, कैपिलरीज के माध्यम से। यही कैपिलरीज कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे रही हैं, बदले में CO2 ले जाकर के किसको दे रही हैं, वेन्स को। इन्हीं कैपिलरीज के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक क्या पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स का और गैसों का जो एक्सचेंज होता है किसके माध्यम से होता है, कैपिलरीज के माध्यम से। अब हम आके देखते हैं 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। जो ये हमारा हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर। इधर ऊपर वाले दोनों चैम्बर को अलिंद कहते हैं, आरिकल, यानी ये क्या हो गया, आरिकल। और जो नीचे वाले चैम्बर, दोनों चैम्बर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नीलय, यानी वेंट्रिकल। इसको क्या, एक क्या हो गया, दोनों वेंट्रिकल। देखो जो ए वाला आरिकल है ये लेफ्ट आरिकल है। क्या है, लेफ्ट आरिकल। यानी बायां अलिंद। जो इधर वाला आर्टिकल है, जो इधर वाला अलिंद है, यह है राइट आर्टिकल। यानी दायां अलिंद। ठीक, और जो नीचे वाले दोनों चेम्बर हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं, नीलय। ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां नीलय। और जो ये वाला वेंट्रिकल है इसको कहते हैं आरवी, यानी राइट वेंट्रिकल। ठीक, ऊपर वाले आर्टिकल यानी अलिंद, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल। नीचे वाले दोनों चेम्बर वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ये दोनों जो चेम्बर हैं, ये राइट वाले चेम्बर हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वाले। ये जो दोनों चेम्बर हैं ये राइट लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट के राइट हिस्से को लेफ्ट हिस्से से अलग करने के लिए बीच में एक वाल होती है। क्या होती है, एक वाल होती है, दीवाल। और इस दीवाल को क्या कहा जाता है, सेप्टम। ठीक, तो हमने अपने हार्ट के 4 चैम्बर को देख लिया। इसका नामकरण करना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम अगले स्लाइड में हार्ट के फंक्शन को समझेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सा राइट आर्टिकल है, कौन सा राइट वेंट्रिकल है, कौन सा लेफ्ट आर्टिकल है, कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए।
अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का जो कार्य करने का तरीका है। ठीक। ये हमारा हार्ट है। ये क्या है? राइट आर्टिकल। ये क्या है? लेफ्ट आर्टिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के 4 चेंबर। और ये ऊपर हो गया हमारा ये ऊपर हो गया हमारा लंग्स, फेफड़ा। और नीचे हो गया हमारा बॉडी ऑर्गन्स। बीच में हमारा हो गया हार्ट, ऊपर हो गया हमारा लंग्स, नीचे हो गया बॉडी ऑर्गन्स। सबसे पहले हम अपने बॉडी ऑर्गन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे बॉडी ऑर्गन के, हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन के कोशिकाओं में होता क्या है? हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक कैसा ब्लड पहुंचता है? एक रक्तवाहिका होती है, जैसे ये रक्तवाहिका है, ये ब्लड वेजल से हमारे शरीर तक कैसा ब्लड लाता है? अगर हम पूछें हमारा हार्ट हमारे शरीर के कोशिकाओं तक कैसा ब्लड लाता है? O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त। ठीक। जिसको ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। ठीक। अब हमारे शरीर में क्या आ गया? ऑक्सीजन वाला खून आ गया, ब्लड आ गया। और हमारे बॉडी ऑर्गन के प्रत्येक सेल्स तक क्या आ गया? ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। और क्या आया? ग्लूकोज आया। जब प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज आता है तो फिर क्या होता है? जैसे मान लो ये ग्लूकोज है। क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता है तो हमारी कोशिकाएं क्या बनाती हैं? एनर्जी बनाती हैं। साथ में क्या रिलीज होता है? CO2। यानी अब हमारे बॉडी ऑर्गन में, हमारी कोशिकाओं में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया है और क्या निकल गया है? क्या बन गया है? CO2। अब यहाँ से CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ से, यहाँ बॉडी ऑर्गन से राइट आर्टिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट आर्टिकल में। वैसे एक ही नली नहीं होगी जो हमारे बॉडी ऑर्गन से गंदे खून को, यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट आर्टिकल में ले जाएगी। हमारे शरीर से बहुत सारी ऐसी, अब देखो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को, हार्ट को कौन ले आता है? हम आपको बता चुके हैं, शिरा, वेन्स। तो एक ही वेन्स नहीं होगी, हमारे शरीर से बहुत सारे, शरीर के प्रत्येक अंगों से बहुत सारे वेन्स निकले होंगे। और ये सभी वेन्स आगे जाकर कहाँ मिल जाएंगे?
इस रक्तवाहिका में मिल जाएंगे और इस रक्तवाहिका का नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। इसको हिंदी में महाशिरा कहते हैं। ठीक, और इसमें ब्लड कैसा बह रहा है? O2 कंज्यूम कर लिया गया, CO2 मिक्स कर दिया गया ब्लड में, यानी ये ब्लड है CO2 युक्त। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेजल शिराएं निकली और सभी शिराएं मिलकर ब्लड को कहाँ दे दी? वेना कावा को। ये वेना कावा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाले खून को कहाँ ला दी? राइट आर्टिकल में। जब हमारे हार्ट का राइट आर्टिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये ब्लड राइट आर्टिकल से कहाँ चला आएगा? राइट वेंट्रिकल में। दाएं अलिंद से ब्लड दाएं नीले में चला आएगा। किसके माध्यम से? ये जो लगा है वाल्व। अभी वाल्व क्यों लगा है? जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, जब सिकुड़े, तो ये ब्लड बैक फ्लो करके राइट आर्टिकल यानी ऊपर वाले चेंबर में न चला जाए, इसीलिए यहाँ पे एक वाल्व लगा है। ये वाल्व का काम ही है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, यानी ब्लड ऊपर वाले चेंबर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे वाले चेंबर से ऊपर नहीं जा सकता। और इस क्या कहते हैं वाल्व का क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे लंग्स में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड इसमें से निकल के कहाँ चला गया? लंग्स में। ठीक है, अब इस लंग्स से, ये हमारा क्या है? हार्ट है। हमारे हार्ट से ब्लड को, बॉडी आर्गन, लंग्स भी आर्गन है, तो हमारे हार्ट से ब्लड को आर्गन तक ले जाने वाले रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? हमने बताया है आर्टरी कहा जाता है। इसका क्या नाम है? आर्टरी। और हम ये भी बताए हैं कि सारे के सारे आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? चूंकि आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, इसलिए आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? प्योर ऑक्सीजन वाला। लेकिन अभी तक यहाँ से जो ब्लड चला है, इसमें यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, इसमें ऑक्सीजन मिला ही नहीं, यानी अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें ऑक्सीजन तो तब ना मिलेगा जब ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। यानी ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड बह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब इस आर्टरी का नाम पल्मोनरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह ब्लड को हमारे हार्ट से कहाँ ले जा रहा है? लंग्स में। और लंग्स को मेडिकल टर्म में पल्मोनरी कहा जाता है। इसलिए इस क्या कहते हैं आर्टरी का नाम क्या है? क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब हमारा ब्लड कहाँ आ गया? CO2 वाला। ये CO2 वाला ब्लड जा रहा है, कहाँ आ गया? लंग्स में। जैसे ही लंग्स में ब्लड हमारा पहुंचेगा, यहाँ से क्या होगा? CO2 बाहर। CO2 कहाँ चला जाएगा? बाहर। और ऑक्सीजन चला आएगा अंदर, यानी CO2 ब्लड से बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। और ऑक्सीजन मिक्स किया हुआ ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ चला आएगा? हमारे लेफ्ट आर्टिकल में। ठीक है, ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन वाला ब्लड है। कहाँ चला आएगा? लेफ्ट आर्टिकल में चला आएगा। जब लेफ्ट आर्टिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये वाला हमारा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट आर्टिकल से कहाँ चला आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक वाल्व लगा है। ये वाल्व इसीलिए लगा है ताकि ये ब्लड जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो बैक फ्लो करके लेफ्ट आर्टिकल में ऊपर न चला जाए। ब्लड ऊपर से नीचे जा सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वाल्व लगा है। और इस वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। अब हमारा ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा खून? ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड इसमें से निकल करके कहाँ चला आएगा? हमारे बॉडी में। बॉडी के प्रत्येक आर्गन तक O2 वाला खून, ऑक्सीजन युक्त खून लेफ्ट वेंट्रिकल से
बाएं नीला से ब्लड कहाँ चला आएगा, हमारे बॉडी आर्गन को फिर से ऑक्सीजन वाला खून मिलेगा, बॉडी आर्गन का प्रत्येक सेल फिर से एनर्जी बनाएंगे और फिर से उस ब्लड में CO2 मिक्स करेगी। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट भी एक आर्गन है और इसको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो हमारे इस हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इसमें भी तो एक आर्टरी जाएगा। तो इस सॉरी, जो आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को हमारे आर्गन तक ले जाएगी, इस आर्टरी का नाम क्या है, आयोर्टा। इसको हिंदी में महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी। ठीक है, इसमें से यहां भी एक वाल्व लगा है, हम तो बताए ही नहीं। यहाँ भी एक वाल्व लगा है और यहाँ भी एक वाल्व लगा है। इस वाल्व का नाम अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, तो इस वाल्व से होते हुए ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इस महाधमनी से आयोर्टा से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, बॉडी में। अब ऐसा नहीं है कि एक ही महाधमनी हमारे पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगी, ये महाधमनी आगे जाकर के बहुत सारे छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। हर अंग के लिए अलग अलग धमनी निकलेगी। ठीक, लेकिन यहाँ से जो निकलेगी उसको महाधमनी कहते हैं, उसको इंग्लिश में आयोर्टा कहते हैं। अब इस हमारे हार्ट को प्रॉपर रूप से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन वाला खून हमारे हार्ट के मसल तक ले जाने के लिए भी एक क्या निकला होगा, एक धमनी निकला होगा और इस धमनी का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी ठीक, तो जो क्या कहते हैं कि धमनी आर्टरी हमारे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाएगी, उसका नाम क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी। अब हम इस दोनों वाल्व का नाम देख लेते हैं। जो ये वाला वाल्व है इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये भी सेमी लूनार वाल्व है। इसका नाम क्या है, सेमी लूनार वाल्व। ये अर्धचंद्र के आकार का है। लूनार का मतलब चांद होता है, अर्ध चांद के आकार के, इसलिए सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। ठीक है, और इसको पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस सेमी लूनार वाल्व को पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो वाल्व लगा है, जिस वाल्व से होते हुए हमारा महाधमनी निकल रहा है, इस वाल्व का नाम क्या है, ये भी सेमी लूनार वाल्व है, क्योंकि ये भी अर्धचंद्राकार के आकार का है। और इसको आर्टिक वाल्व भी कहते हैं, आर्टिक वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि इस वाल्व से क्या निकल रहा है, हमारा आयोर्टा निकल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आप सर्कुलेटरी सिस्टम के 90% क्वेश्चन को आप केवल इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस स्लाइड पर हम जो पढ़ाए हैं ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे 90% क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको समझ लिया मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के 90% पार्ट को आप समझ लिया। तो ये होती है हमारे हार्ट के कार्य करने का तरीका। तो डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप इस क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। हम हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, जैसे हमारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक टॉपिक चल रहा है, इसको पढ़ाने के बाद रेलवे में जितनी भी क्वेश्चन आए होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको सॉल्व कराएंगे ताकि आपकी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।